आपसे कभी कभी इंटरव्यू में ये भी पूछा जाता है कि कौन सा डेटाबेस, कैसे डेटाबेस का बूटिंग सीक्वेंस क्या है। आप सुने होंगे कि सर्वर जो है सीक्वल सर्वर, उसमें मल्टीपल डेटाबेस है, कौन डेटाबेस पहले स्टार्ट होता है। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस डेटाबेस के बिना आपका सर्वर नहीं स्टार्ट हो सकता है। देखिए, हर डेटाबेस का जरूरत है, हर डेटाबेस का अपना रोल है, लेकिन कौन सा डेटाबेस इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पॉइंट पे उसको चाहिए। तो उसके देखने के लिए आपको बहुत ही इजी मेथड आपको बताऊंगा, जिससे आपको पता लग जाएगा। एक और भी चीज मैं आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए मैं एक काम किया। अभी सीक्वल की सर्विसेज रीस्टार्ट किया था, आपको पता है। अभी सीक्वल की सर्विसेज मैंने रीस्टार्ट किया था। जी जी सर। और रीस्टार्ट किया था तो एक एक्सपेरिमेंट मुझे चेक करना था कि फाइनली वो एक्सपेरिमेंट सक्सेस है कि नहीं। आपको जानते हैं टैम्प डीबी जो डेटाबेस बनता है ना, अगर मॉडल ना हो तो टैम्प डीबी नहीं बनेगा। क्योंकि मॉडल जब टैम्प डीबी बनाता है ना, तो टेम्प डीबी बनाने के पहले मॉडल का कॉपी बनाता है, मॉडल का कॉपी ही लेके टेम्प डीबी बनाता है। और एक चीज दिखाता हूं जो अभी रीस्टार्ट के बाद आप देखेंगे कि मॉडल डेटाबेस टेम्प डीबी के अंदर एससीटी टेबल आ गया। मैंने अभी रीस्टार्ट किया था आपके सामने, जो रिकॉर्डिंग में नहीं है। ओके, यानी कि अगर मॉडल नहीं है तो टेम्प डीबी आपका नहीं बन सकता, और टेम्प डीबी नहीं आएगा तो आपका फाइनली सीक्वल सर्वर रिबूट भी नहीं होगा। समझे? इंटरनल प्रोसेस के अंदर मॉडल डीबी जो भी है, अगर सीक्वल की सर्विस रीस्टार्ट होती है तो आपका टाइम डेबी फिर से रिक्रिएट होता है। ओके, मैं एग्जांपल के लिए एक और भी एक्सपेरिमेंट करता हूं। आप सपोज कीजिए टाइम डेबी में से इसको, डेटा टेबल को हटा देता हूं मॉडल में से, ठीक है। मॉडल में से हटा रहा हूं, टाइम डेबी में से नहीं। आप देख रहे हैं, ठीक है। ये डिलीट कर दिया और मैं सीक्वल की सर्विस आपको रीस्टार्ट करता हूं। तो जो भी आपकी बनने वाली है मोड, आपका टाइम डीबी, उसमें अब ये सिटी वाला टेबल नहीं होगा बेसिकली, क्योंकि इसी का कॉपी, मॉडल का कॉपी लेके आपका टाइम डीबी क्रिएट होता है बेसिकली। स्क्रीन तो देख पा रहे हैं ना कि सर्विस आपका रीस्टार्ट हो रहा है। ओके, अभी यहां पे देखेंगे कि टाइम डीबी को आप देखते हैं कि क्या है। इसको रिफ्रेश करता हूं और देखिए आपका टेबल है कि नहीं, ये देख लीजिए। नहीं है ना, क्योंकि आपने मॉडल में जस्ट नाउ कुछ देर पहले मैंने इसको सिटी टेबल को डिलीट किया, और यहाँ पे आपके टाइम डेबी के अंदर नहीं है, बट यूजर आपको मिलेगा क्योंकि यूजर हमने डिलीट नहीं किया था, ऐसे यूजर। ठीक है, तो आपका टाइम डेबी डिपेंडेंट ऑन मॉडल डेटाबेस। सो व्हाट एवर like a template available into the model database, they will replicate while restarting your SQL instance. ओके, तो अब बात करते हैं अगला डेटाबेस है हमारा सिस्टम डेटाबेस में आपका एमएसडीबी। तो एमएसडीबी का जो इंफॉर्मेशन है, जो आपका एमएसडीबी है, वो बेसिकली आपका इंफॉर्मेशन जो होल्ड करता है, वो करता है सीक्वल जॉब्स रिलेटेड। तो सीक्वल की जो भी आपकी जॉब की इंफॉर्मेशन आप सेव करते हैं, या मेंटेनेंस प्लान क्रिएट करते हैं, या डेटाबेस मेल क्रिएट करते हैं, वो सारे इंफॉर्मेशन इसके अंदर होते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के लिए, मैं कोई भी जॉब क्रिएट करता हूं, यहाँ जॉब की लिस्टिंग होती है, और मैं यहाँ पे न्यू क्वेरी करता हूं, तो ये सारे इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये आपका सिस जॉब्स करते हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन आपके इसके अंदर होते हैं, एमएसडीबी के अंदर है। ये नेम, तो अभी आपकी 11 जॉब है। अगर मैं कोई भी ऑब्जेक्ट अगर क्रिएट करूंगा, यहाँ पे जॉब अगर क्रिएट करता हूं, तो सारे इसकी ऑडिट, इसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपका सेव होती है। मैं एक स्टेप्स बताता हूँ, स्टेप्स में कुछ भी मेंशन नहीं करूंगा। यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ, गेट डेट करता हूँ।
कुछ भी एक जॉब बनाने का। शेड्यूल नहीं बनाता हूँ, इतना ही आपको क्रिएट करता हूँ बिना शेड्यूल के। आपका A11 है, और यहाँ पे आपका टेस्ट जॉब आप देखेंगे तो आपका 12 हो गया। तो यानी कि यहाँ पे आपका जॉब का इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपका टेस्ट जॉब यहाँ पे क्रिएट हुआ है। अगर कोई आप मेल को सेंड करते हैं, सेंड हुआ या नहीं हुआ, मेंटेनेंस प्लान किए, वो सारे इसी के अंदर रिकॉर्ड होते हैं। तो पहला इंफॉर्मेशन, सिक्वल जॉब्स डिटेल्स। दूसरा, ईमेल प्रोफाइल, ईमेल कॉन्फ़िगरेशन डिटेल, डिटेल। ईमेल कॉन्फ़िगरेशन इट मींस कि मेल के जो भी को रिलेटेड ऑल इंफॉर्मेशन है कि मेल सेंड हुआ कि नहीं, जैसे कि ऑल ईमेल डिटेल, ईमेल सेंट, ईमेल अनसेंट ईमेल, बेसिकली ये सारे इंफॉर्मेशन आपके इसके अंदर होते हैं। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए दिखाऊं कि आपके सारे ईमेल क्या है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऑल, यहाँ पे करते हैं सेंट ईमेल। बेसिकली देखिए सिस डॉट मेल सेंट, ये मेल सेंट का डिटेल बताएगा कितने मेल सेंट हुए हैं। यहाँ पे अनसेंट भी होता है, अनसेंट आइटम, तो जो नहीं भेजे हुए हैं उसका डिटेल है। यहाँ पर प्रोफाइल का भी डिटेल होगा, कौन सी प्रोफाइल आपने SQL एजेंट की आपने प्रोफाइल बनाया है, तो उसका डिटेल यहाँ पे मिल जाएगा। तो मैं अगर यहाँ पे प्रोफाइल भी क्रिएट करता हूँ डेटाबेस सेंड करने के लिए, SQL सर्वर 03 मैनेजमेंट में गया, और यहाँ पे मैं आपकी डेटाबेस में जाके कॉन्फ़िगरेशन करता हूँ मेल का, तो मैं प्रोफाइल एक क्रिएट करता हूँ। ओके, फीचर अवेलेबल नहीं है, प्रोफाइल का नाम टेस्ट ईमेल प्रोफाइल। तो बेसिकली वहां पे वो क्रिएट होगा, जो भी अकाउंट डिटेल आप रखने वाले हैं वो आप डालेंगे। जैसे अकाउंट मैं करता हूँ, यहाँ पे वही मैं डाला। डिस्प्ले नाम की जरूरत नहीं है, रिप्लाई भी नहीं, सर्वर का नाम मेल, mail.gmail.com। बेसिकली ये SMTP सर्वर है। बेसिक ऑथेंटिकेशन नहीं डालता हूं मैं, इसको नेक्स्ट किया, इसको मैंने डिफॉल्ट प्रोफाइल बनाया, और इसको आपका फिनिश किया। तो ये जो भी आपका क्रिएट हुआ मेल सेंड प्रोफाइल, यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो आपको लिस्टिंग हो जाएगा कि टेस्ट मेल आपने बनाया। और जो भी मेल आप यहाँ पे सेंड करने वाले हैं, टेस्ट मेल में एक टेस्ट करता हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ rabi@gmail.com, सपोज कीजिए। तो ये मेल सेंड गया कि नहीं, वो आप इस, अभी जैसे थोड़ी देर पहले बात किया था कि ऑल, एक होता ऑल ईमेल होता है, मेल देखता हूँ जिसमें आपका होता है सेंट मेल हो गया, सिस डॉट ईमेल, मेल ऑल आइटम, सिस मेल ऑल आइटम। तो यहाँ पे सारे आइटम मिल जाएंगे, फेल हो पास हो सारे आ जाएंगे, कौन सा रेसिपिएंट है, क्या मैसेज था, और हमने भेजा। ये रिट्राई कर रहा है स्टेटस। यहाँ पे अनसेंट में इसकी लिस्टिंग भी आ जाएगी। यहाँ पे देखेंगे सेंट अनसेंट, बेसिकली अनसेंट, अनसेंट में देखेंगे तो ये नहीं जाएगा, तो इसकी लिस्टिंग यहाँ पे आ जाएगी, और इसकी डिटेल आपको मिल जाएंगे। सेंट में जाएगा तो इसकी सेंट में जाएगी, सेंट में ये गया नहीं होगा, बेसिकली ये कॉन्फ़िगरेशन गलत है। तो ये सारी डिटेल आपके इस MSDB के अंदर होंगे। कोई जॉब चल रहा है, क्या बैकअप हुआ, ईच एंड एवरी, हाँ बैकअप हिस्ट्री डिटेल, बैकअप रीस्टोर, ये सारे अब इसके अंदर होंगे। तो जैसे आपको पता है कि मैं देखूं कि कौन कौन सी बैकअप हुए हैं, तो यहाँ पे करता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, एक होता है बैकअप फैमिली, होता है मीडिया फैमिली। तो यहाँ आप जाके देखेंगे
तो आपको डिटेल आएगा कहाँ का, जैसे आई ड्राइव में मैंने बैकअप लिखा है। बैकअप सेट्स में कब कब बैकअप हुए हैं, तो यहाँ पे आप बैकअप सेट्स में जा सकते हैं, मीडिया सेट्स में, और यहाँ पे आपका डिटेल आ जाएगा। तो ये सारे बैकअप हिस्ट्री भी आ जाएगा आपके सामने। बैकअप हिस्ट्री, बैकअप जॉब हिस्ट्री, बेसिकली जॉब हिस्ट्री यानी जो आपका जॉब फेलियर है, पास है, वो सारे जॉब का डिटेल यहाँ पे आ जाएंगे, कि कौन सा जॉब है, कौन सी स्टेप्स है, और क्या आपका स्टेटस है, रन का ड्यूरेशन कितना है, रन स्टेटस क्या है, फेल या पास है। तो सारे डिटेल आपको यहाँ लिस्टिंग होने वाली है। तो एमएसडीबी का हमें लग रहा है कि आपको कोई क्वेरी नहीं होगा। कोई क्वेरी है एमएसडीबी में? तो सारे डिटेल नो ये सर। आप थोड़ा मतलब कि देखिए, अगर इतना आप डिटेल बताते हैं, तो अगर आप 5 साल या 7 साल जो भी एक्सपीरियंस है, आप इसको प्रूफ कर सकते हैं बेसिकली। तो ये सारे डिटेल आपको कैप्चर करना पड़ेगा, एक दो बार आप रिकॉर्डिंग को गो थ्रू करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद चलते हैं, अगला जो है आपका टैम डीबी है। ओके। तो टैम डीबी आपका जो डेटाबेस है, इसका क्या यूज है? तो आप देखे होंगे कि जो भी आपका टैम्प डीबी डेटाबेसेस, इसका नाम ही है टैम्प। इट मीन्स टेम्पररी बेसिकली। तो जो कुछ भी आप टेम्पररी ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करते हैं, टेम्पररी कोई भी एक्टिविटी करते हैं, ये नहीं कि मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की बात करता हूं। आप सुने होंगे एक लोकल टेम्पररी टेबल, टेबल आप सुने होंगे, और एक दूसरा सुने होंगे ग्लोबल होता है बेसिकली। ग्लोबल टेम्पररी टेबल। तो ये टेबल नहीं आपको सोचना है, यहाँ पे आप प्रोसीजर करें, या आप यहाँ पे आपका प्रोसीजर करें, कुछ भी ऑब्जेक्ट आप अगर टेम्पररी बनाते हैं, तो बेसिकली दोज ऑब्जेक्ट क्रिएटेड इनसाइड एम टेमडीबी। आप यहाँ पे अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्रिएट किया एक टेबल TBL1, इसमें आईडी कर दिया इंटीजर। तो ये जो क्रिएट आपने तो क्रिएट किया MSDB के अंदर, मैं लेट सपोज मैं पेरोल में जाता हूँ, इसको क्रिएट किया, तो आपको लग रहा होगा कि मैंने क्रिएट किया पेरोल के अंदर। ओके। लेकिन पेरोल में क्रिएट नहीं हुआ। अगर इस आप डेटाबेस को यहाँ पे देखेंगे, ये आपको यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, यहीं पे क्रिएट हुआ है। लेकिन किसी और डेटाबेस में आप जाएंगे तो ये आपको यहाँ पे दिखेगा नहीं, कि दिस टेबल इज नॉट अवेलेबल। तो इसे आपके माइंड में ये लग रहा होगा कि बेसिकली जो मैंने टेबल या टेम्परेरी हैश वन किया, हैश टेबल वन, इट मीन्स कि जो आपने हैश लिख दिया और कोई भी टेबल का नाम दे दिया, तो टेम्परेरी बन गया। और वो टेम्परेरी इस सेशन के अंदर बना है, इस सेशन के अलावा आप नहीं दे सकते हैं। अगर मैं ये डबल हैश कर दूं, तो इट मीन्स ग्लोबल टेम्परेरी बन गया। ग्लोबल टेम्परेरी बनाने के लिए आपको डबल हैश करना पड़ेगा बेसिकली। और ये आपके जितने भी सेशंस है वहां पे आपको दिखेंगे। मैं अगर इसको जाके यहाँ पे डायरेक्टली अगर चलाऊं, इस किसी और डेटाबेस के अंदर मैं जाता हूँ, इस रेप्लिकेशन के अंदर, तो यहाँ पे आपको ये टेबल मिलेगा, क्योंकि ये ग्लोबल टेम्परेरी है। ओके। एक और भी आपको डिमेरिट बता दूं, कि जो भी आपका ये ग्लोबल टेम्परेरी आपने टेबल बनाए, वो सारे सेशन में रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन जब तक ये क्रिएटर ऑन है तब। अगर मैं क्लोज कर दूं 89 सेशन, और मैं फिर इसको क्लिक एग्जीक्यूट करूंगा, आपको ये टेबल नहीं मिलेगा, कि क्रिएटर ही डिस्कनेक्ट करके आउट हो गया। तो ये जो भी टेम्पररी टेबल बनेंगे, टेम्पररी ऑब्जेक्ट बनेंगे, वो सारे आपके टेम्प डीबी के अंदर होंगे। लेकिन इसका इतना ही लिमिटेशन नहीं है, टेम्पररी ऑब्जेक्ट बनाने के अलावा और भी लिमिटेशन है। जैसे आपने कहा कि कोई टेबल, मैं देखता हूं कोई इसमें टेबल है क्या। ओके। तो मैं किसी भी टेबल को, डिपार्टमेंट टेबल को लेके चलता हूं। यहां पे मैंने किया ऑर्डर बाई, मैंने वन कर दिया। तो बेसिकली ये जो ऑर्डरिंग हुआ,
ऑर्डर बाई मैंने 2 कर दिया। तो मैंने क्या किया, डेटा को सॉर्ट किया। डेटा को सॉर्ट करने के लिए बेसिकली जो भी आपका स्टोरेज लगा वो इस डेमो आरईपी डेटाबेस का नहीं लगा। ये जो लगा, इसको शिफ्टिंग करने के लिए क्या किया, इसको आपका टाइमडीबी का स्टोरेज लगा। अगर मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल कहूं कि मुझे कही किया मैंने ऐसे, आपने यहाँ पे डिस्टिंक्ट किया, कोई डिस्टिंक्ट कर दिया स्टार, और मैं इसको हटा देता हूं, तो आपको लगा कि इस डिस्टिंक्ट में कितना काम हुआ होगा। डिस्टिंक्ट करने के पहले उसने इसको क्या, डुप्लीकेट रिकॉर्ड निकाला, और डुप्लीकेट रिकॉर्ड को उसने डिलीट किया। ये सारे ऑपरेशन करने के लिए, डिस्टिंक्ट करने के लिए इसकी जो आपका स्टोरेज लगा, जो कुछ भी एक्टिविटी होने के लिए लगा, वो टाइमडीबी के लगा। यानी कोई क्वेरी को रिकैलकुलेट कैलकुलेट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए जो टेम्परेरी स्टोरेज लगा, वो भी आपका टाइम डीबी के लगा। क्योंकि हम यहाँ पे कोई मेंशन नहीं कर रहे हैं कि टेम्परेरी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट जैसे मैं कहा कि इंडेक्स को रीबिल्ड किया, इंडेक्स की फ्रेगमेंटेशन फिक्स किया, तो रिबिल्ड करने के लिए पेज की शिफ्टिंग होती है। सपोज कीजिए कि 100 पेज है, और 100 पेज में से हम कहते हैं 60% पेज से डाटा डिलीट हो गया और रिवील्ड करने जा रहे हैं, तो डेटा का शिफ्टिंग होगा, तो वो सारे डाटा अलग रखा जाएगा। और उस डाटा को सीक्वेंशियल, जो इंडेक्स के अकॉर्डिंग, अगर नेम पे सीक्वेंस है, नेम पे आपने इंडेक्स बनाया, तो नेम के हिसाब से वो क्या करेगा, सॉर्टिंग किया, या नेम के हिसाब से अरेंज करेगा। ओके। तो ये सारे ऑपरेशन आपके कहाँ पे होते हैं, टाइमडीबी के अंदर होते हैं। आप फोर्सली आप क्रिएट करो या मत करो, आपका क्या होगा, जितने भी क्वेरी कैलकुलेशन, जो भी क्वेरी मैं रन करूंगा बेसिकली, उस क्वेरी का टेम्परेरी वर्क जो होता है, वो फाइनली आपका टेम्पडीबी के अंदर होता है। और जब भी टेम्परेरी डेटाबेस, अगर मैं कहता हूं कि जैसा अभी चल रहा था, और टेम्परेरी सर्वर को जब भी आप रीस्टार्ट करेंगे सीक्वल की सर्विसेज को, तो टेम्परेरी जो भी ऑब्जेक्ट होंगे वो क्लीन अप हो जाएगा। तो फाइनली ये सिस्टम डेटाबेस में इतना है। अगर कोई आप लोग का क्वेरी है तो आप रेज कर सकते हैं कि जितने भी आपके सिस्टम डेटाबेस है। डिस्ट्रीब्यूशन आपको बता दिया कि डिस्ट्रीब्यूशन जब भी आप एप्लीकेशन कॉन्फ़िगर करते हैं तो बोलते हैं कि मुझे डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्फ़िगर करना है। और डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट आपका, जब भी आप पब्लिशर को लेके चलते हैं, एप्लीकेशन की बात करते हैं, अब कहते हैं कि पुश सब्सक्रिप्शन आपको करना है या पुल सब्सक्रिप्शन करना है। तो जब भी आप पुश करते हैं, तो आपका डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट, और डिस्ट्रीब्यूटर आपका कहाँ पे कॉन्फ़िगर होता है, पब्लिशर पे। और अगर पुल करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट आपका वहां पे पब्लिश होता है, आपका सब्सक्राइबर पे होता है। तो ये वहां पे क्रिएट होगा बेसिकली। और जो भी आपकी ट्रांजेक्शन होगी लॉग रीडर से रीड करके आएगी, वो डिस्ट्रीब्यूशन डेटाबेस के अंदर जाने वाली है। तो अगर आपको पूछा जाए तो आप डिस्ट्रीब्यूटर आप नहीं बताएंगे, आपको बताना है कि मास्टर मॉडल, एमएसडीबी और टाइमडीबी, दीज आर सिस्टम डेटाबेसेस। और जो हमने एक्सप्लेन किया कि उसका यूजेज क्या है, वो आपको एक्सप्लेन करना है बेसिकली। तो अभी किसी को डाउट है कि ये डेटाबेस का यूजेज क्या है? और सर, वो सर एक और है ना, रिसोर्स डेटाबेस। हाँ, वो रिसोर्स डेटाबेस बेसिकली, अभी मैं अगर बात करूं कि माइग्रेशन की बात करता हूं, ओके, या अपग्रेड की बात करता हूं, कि जब भी आप अपग्रेड करते हैं, जो भी ये मेटा डेटा इंफॉर्मेशन होता है, जैसे डीएमबी इंफॉर्मेशन, ऑल कहाँ पे स्टोर होता है, आपके रिसोर्स डेटाबेस के अंदर होता है बेसिकली। और वो रिसोर्स डेटाबेस अंडरलाइन मास्टर डेटाबेस को सपोर्ट करता है। ओके। तो मेटा डेटा इंफॉर्मेशन वहीं पे होता है, और जब भी माइग्रेट करते हैं तो उसके अंदर सब कुछ डेटा है। मान लीजिए कि मैंने इंस्टॉल किया 2025 और 22, तो उसका रिसोर्स डेटाबेस आगे उस डंप में है, और उसको रिप्लेसमेंट जब फाइनल स्टेट में होता है तो रिसोर्स डेटाबेस आपका उसे रिप्लेस होता है। ना कि अगर मैं वन बाय वन रिसोर्स डेटाबेस क्रिएट करूं, जैसे कि एक डीएमबी करूं, दूसरे डीएमबी करूं, तीसरे डीएमबी करूं, और इंटरमीडिएट बीच में क्या होता है कि आपका करप्शन आ गया, हो सकता है कि आप स्टोरेज डैमेज हो गया या पावर डाउन हो गया। इट मींस कि जब भी सर्वर आप ऑन करेंगे तो ना आपके पास पुराना सिक्वल इंस्टेंस होगा, और ना आपका नया वाला होगा। तो इसीलिए उसको फिक्स करने के लिए कि रिसोर्स
डेटाबेस, उसके अंदर सारे मेटा डेटा होते हैं उस वर्जन के, और जब भी फाइनल इंस्टॉलेशन खत्म होता है तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, इंस्टेड ऑफ लोअर रिसोर्स डेटाबेस टू न्यू रिसोर्स डेटाबेसेस। और उसके अंदर मेटा डेटा इंफॉर्मेशन होता है बेसिकली। लेकिन आपको जो ये स्टार्ट करना है, आपको एक्सप्लेन, आपको मास्टर करना है अंडरलाइन मेटा डेटा इंफॉर्मेशन दे आर कैप्चरिंग इनटू द रिसोर्स डेटाबेसेस। और बताइए कोई क्वेरी है तो। तो सर इसमें सर MSDB के बिना तो इंस्टांस जो है चल सकता है सिक्वल। हाँ, एमएसडीबी के बिना अगर कहेंगे तो आपका सीक्वल की सर्विस चल सकती है, एजेंट की सर्विस काम नहीं करेगी। हाँ, एजेंट नहीं चलेगा लेकिन सिक्वल चल सकता है। और हम्म। सर अगर मॉडल मॉडल नहीं चले तो सर। कुछ मॉडल नहीं होगा तो आपका सीक्वल ही स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि मॉडल टाइम डीबी पे डिपेंडेंट है। और जब भी बूट होता होगा तो उसको टाइम डीबी की जो जरूरत पड़ता है बेसिकली, क्योंकि टेम्पररी ऑपरेशन करना पड़ता है। एक चीज और भी दिखाता हूँ, जैसे पूछा जाता है कि बूटिंग सीक्वेंस क्या है, पहले कौन सा सर्वर आता है फर्स्ट, कौन सेकंड आता है। तो इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, कि मैंने भी मतलब कि ये याद नहीं किया है। फाइनली आपको क्या करना है, जैसे आप सीक्वल को रीस्टार्ट करते हैं, तो रीस्टार्ट करते हैं तो वन बाय वन आता है, तो यहाँ पे जाइएगा, किस जगह SP_रीड, रीड एरर लॉग, SP_रीड एरर लॉग। ओके। यहाँ पे आप जाएंगे तो यहाँ पे स्टार्टिंग करके आता है, रुकिए मैं उसी को सर्च करता हूँ। यहाँ पे सर्च कीजिएगा 01 के अंदर, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ स्टार्टिंग। ओके। तो आपको सीक्वेंस मिल जाएगा कि कैसे आपका कहानी हो रहा है, कि कौन पहले आया। जैसे यहाँ पे टाइम भी देख रहे हैं, ठीक है, कि 9:48 के 30 सेकेंड 5:60 में आपका कौन सा आया, स्टार्टिंग ऑफ मास्टर डेटाबेस। ओके। फिर देखिए 8:20 में आपका ASP ID में मॉडल रेप्लिकेटर डेटाबेस आया, रेप्लिकेट मॉडल रेप्लिकेटेड डेटाबेसेस आप आया, ये आपको दिखता नहीं है। उसके बाद आपका सिक्वल, आपका जो रिसोर्स डेटाबेस की जो आप बात कर रहे थे, MS सिक्वल सिस्टम रिसोर्स, देन आपका मॉडल, देन स्टार्टिंग अ मॉडल MSDB। फिर आपका MSDB ऑफ होता है, ये टेम्परेरी है बेसिकली, MSDB ऑफ होता है। और और इसको और अच्छा से जानने के लिए इस सारे को लॉग को आप डिलीट करेंगे और फिर से एक बार रीस्टार्ट करेंगे सीक्वल सर्विसेज। यहाँ पे आपको जाना है मैनेजमेंट में, आप मैनेजमेंट में गए और यहाँ पे आपका सीक्वल सर्वर लॉग होगा। यहाँ पे जाइए कॉन्फ़िगरेशन ने, आपको मुझे क्लीन अप करना है बेसिकली, या आपको क्लीन, अगर नया आपको लॉग चाहिए, ये व्यू लॉग है बेसिकली। यहाँ मैंने क्या किया, मुझे क्लीन अप करना है बेसिकली। तो क्लीन अप करने के लिए जैसे उसकी हिस्ट्री क्लीन अप करते हैं वैसे कुछ होता है। ओके। जब सीक्वल की सर्विस आप रीस्टार्ट करेंगे तो दूसरा लॉग आपका क्रिएट होगा, और उसी लॉग के अंदर जैसे करंट लॉग ये है आपका, उसके पहले वाला लॉग ये है, तो जब भी आप सीक्वल की सर्विस में रीस्टार्ट करूंगा तो नया लॉग क्रिएट होगा और उसमें आपका फ्रेश लॉगिंग आपको आ जाएगा। यहाँ पे भी जाते हैं तो आपके जॉब एक्टिविटी मॉनिटर के अंदर, नहीं जॉब एक्टिविटी मॉनिटर नहीं, इसके आपका लॉग्स जो होता है एरर लॉग्स, इसमें कॉन्फ़िगरेशन में जाते हैं, वही सेटअप है। मुझे एरर लॉग देखना है, इसको व्यू किया, ओके हाँ। यहाँ पे गए तो आप सीक्वल के भी लॉग भी आप देख सकते हैं, और आपका एजेंट का भी लॉग आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जैसे कहते हैं कि 1 1 4, जैसे कि मैं अगर 1 कर दूं तो सीक्वल का एरर लॉग दिख रहा है। यहाँ पे 2 करता हूं तो आपका एजेंट का लॉगिंग दिखाएगा।
इसका मतलब कि जो आर्काइवल वाला जो है ये वाला, जस्ट इसके पहले वाला, सॉरी, ये नहीं, आपका मैनेजमेंट में जाते हैं और इसके अंदर जस्ट पहले वाला लॉगिंग आपको दिखाएगा। ये आप सबसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो बेसिकली आपको ये पता लग जाएगा। तो वैसे आपका 1 2 सीक्वेंस से बदलते जाएंगे पैरामीटर में, और इसकी डिटेल अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे आप सबसे बेटर ये कर लीजिए कि SP_हेल्थ टेक्स्ट कीजिए और इसकी कोड को आप एक बार देख लीजिए। ओके, यहाँ पे पता लग जाएगा कि कौन सा कोड किस काम के लिए, कौन सा पैरामीटर यूज हो रहा है बेसिकली। तो P1 P2 है, इसने डिटेल नहीं दिया, लेकिन एक काम कर देते हैं, इसकी मैं डिटेल आपको वहां से दे देता हूँ कि फाइनली इसके अंदर क्या होता है। ओके, P1 पैरामीटर जो है डिफॉल्ट 0 द करेंट एरर लॉग्स होता है। P2 जो पैरामीटर होता है integer product who want to view, it's a default 0, use 1 for ओके देखिए, 1 for SQL सर्वर, 2 for SQL एजेंट। अगर दूसरे का लॉग देखना है तो आपको फर्स्ट को देखना है, SQL सर्वर का तो 1 डालना है P2 पैरामीटर में, और अगर 2 डालेंगे तो SQL एजेंट का लॉग आपका आने लगेगा। तो यानी कि हमने जो यहाँ पे किया, अगर यहाँ पे आपने 2 किया तो SQL एजेंट का मैं कहता हूँ पहला लॉग देखना है, तो आप इसे दे सकते हैं। तो उसमें एक ही लॉग है, उसको एजेंट की लॉगिंग यहाँ पे देखते हैं। इसमें आपका व्यू करता हूँ तो आपका इतना लॉग की एंट्री है, बट एक आपको दिखा नहीं रहा, यानी क्लीन अप हो गया। हाँ, फिल्टर मैंने सॉरी कर लिया है। अब देखिए, यहाँ पे देखिए, तो जितने भी लॉग है आपके सिक्वल एजेंट के वो लिस्टिंग होंगे। यहाँ पे 1 कर देंगे तो सेकंड आर्काइवल वाला सिक्वल एजेंट का लॉग आपका लिस्टिंग हो जाएगा, जो आपको यहाँ दिख रहा है एजेंट में, ये वाला। बताइए, और कोई क्वेरी है तो बताइए। हेलो। नो सर, नो सर। तो मास्टर डेटाबेस का एक काम करें, रीस्टोर थोड़ा देख लेते हैं। सीक्वेंस देखने के लिए आपको क्या करना है कि SQL की सर्विस जब भी आप रीस्टार्ट करेंगे तो आपका फ्रेश लॉग क्रिएट होगा और उसी करंट लॉग को आपको देखना है। और उससे भी बेस्ट आपको तरीका बताऊं कि उसको कोशिश ये कीजिए किसी टेबल में इंपोर्ट कर लीजिए और उसमें पूरी क्वेरी आप लगा सकते हैं। तो किसी भी प्रोसीजर का आउटपुट आप कैसे डालेंगे, वो भी आपको मतलब जैसे बहुत कस्टमाइज, कल के डेट में बहुत आपको कुछ ऑटोमेशन करना है, तो ऑटोमेशन करने के लिए आपका SQL के सर्वर को लॉग आपको कैप्चर करना है। तो वो कैसे करेंगे कल के डेट में? अब जैसे यहाँ पे आपका नया लॉग बन गया हो, मैनेजमेंट में जाता हूँ और उसमें पूरी सीक्वेंस आपके यहाँ पे बन गए होंगे, और उस सीक्वेंस के हिसाब से आप कर सकते हैं। तो इसको अगर मैं कहूँ कि SP की आपने रीड एरर लॉग, तो कल के डेट में अब जैसे पहला लॉग मैंने देखा 1,1 पूरे कैप्चर किया। अब इसमें कुछ ऑर्डर बाई करना है तो इसको टेबल में डालने की कोशिश कीजिएगा, तो क्रिएट कर लीजिएगा टेबल। और कैसे आप इसको डाम करेंगे, क्रिएट टेबल TBL एरर लॉग मैंने कर लिया। इसका पहला ID मैंने लॉग डेट है तो लॉग डेट ही कर देता हूँ कॉलम, और इसको मैं डाल देता हूँ कुछ भी नहीं, वैर कैर, क्या कि मैं अगर डेट डालूंगा और कोई डेटा अगर इनकरेक्ट होगा तो नहीं होगा। फिर मैं प्रोसेस इन्फो इसको ले लिया। ओके, और इसको मैंने वैर केयर, मैंने इसको भी 100 कर दिया। फिर दूसरा आपका टैक्स डेटा टाइप है, तो मैं इसको लॉग लिख देता हूँ, एरर मैसेज, और यहाँ पे लिखता हूँ वैर केयर, इसको मैं कर देता हूँ मैक्स, कि अधिक डेटा जाएगा। ये टेबल क्रिएट किया, और कल के डेट में एक्सपेरिमेंट के लिए बता रहा हूँ कि आपको ये फायदा हो कि कल के डेट में इसमें कस्टम कुछ करना है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे
गए, और इसको आप एग्जीक्यूट कीजिएगा, डायरेक्ट मत लिखिएगा। ये डायरेक्ट डाटा आपका डंप हो जाएगा टेबल में, और जो भी आप एक्सपेरिमेंट करना है इस टेबल के साथ आप कर सकते हैं। अब जो भी आपको कुछ फिल्टर करना है, आप इस टेबल में आ गया, और इस टेबल में आपको जो भी कमांड लिखना है, कि जैसे एरर मैसेज मैंने डाला था, एरर मैसेज है मुझे चाहिए लाइक स्टार्टिंग, तो पूरा आपके कंट्रोल में ये आपके टेबल आ गया, लॉग आ गया। और इस लॉग को जो भी आपको, जैसे आपको एनालाइज करना वैसे आप एनालाइज कीजिए। मुझे देखना है कि नहीं ये स्टार्टिंग हो, लेकिन मास्टर डेटाबेस की कितनी एंट्री है वो आप देखना है, यहाँ पे कर लीजिए। समझ रहे हैं? तो ऐसे स्टार्टअप जैसे सीक्वल स्टार्ट होता था रजिस्ट्री में, फाइनली आपका ए स्टार्ट होता है, एमडीएफ, और आगे आपका ये डेटा फाइल है, लॉग फाइल है, बैकअप फाइल है, ऑल कॉन्फ़िगरेशन डिटेल यहाँ पे मेंशन है। तो आप सबसे अच्छा ये काम करेंगे, देखिए एएलडीएफ फाइल है बेसिकली, ये एरर लॉग फाइल। देखिए यहाँ पे तीन पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है रजिस्ट्री के अंदर। ये आपका डेटा फाइल का है, यहाँ पे देखिए एरर लॉग फाइल है, और ये आपका एलडीएफ फाइल है। तीनों इंफॉर्मेशन यहाँ पे कैप्चर हो रहा है। ठीक है। तो आप ये कोशिश करेंगे कि किसी भी प्रोसीजर का, जैसे एसपी हु टू एक्टिव वही करते हैं, कल के डेट में ऑटोमेशन करना होगा, तो इस किसी को हु टू एक्टिव मैंने किया, तो इस रिकॉर्ड को आप कैप्चर करेंगे एक टेबल में, और उसके बाद जो भी ऑटोमेशन करना है, कि कौन सा मेमोरी यूटिलाइजेशन है, कौन सी डिस्क यूटिलाइजेशन है, इस हिसाब से टेबल में आने के बाद जो भी एक्सपेरिमेंट आप करना है कर सकते हैं। ओके। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, और कल के सेशन में हम देखेंगे कि ये मास्टर डेटाबेस, टाइम डीबी, एमएस डीबी, कैसे आप अगर करप्ट हो गया सीक्वल इंस्टेंस, तो कितने मेथड से आप उस मास्टर को रिकवर कर सकते हैं, और फिर कैसे आपके सारे लॉगिन या यूजर को फिक्स कर पाएंगे। ओके। तो अभी रिकॉर्डिंग में स्टॉप करता हूँ।